पैसे देके विवेक अग्निहोत्री से एक फिल्म बनवा लिया, कश्मीर फाइल्स। रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब नौकरी देने के लिए आए थे वो नहीं रहेंगे तो रिजर्वेशन कहाँ? हमारा सामान्य मानवीय आज बड़े कष्ट में। भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत गई, बधाई हो उनको। तेजस्वी जी कह रहे थे मैं 10 लाख नौकरी दूंगा और सुशील मोदी जी कह रहे थे मैं 19 लाख नौकरी दूंगा। जो चीज गैर कानूनी है उस पर सरकार टैक्स कैसे ले सकती है? क्रिप्टो करेंसी, उस पैसे पे हम 30% टैक्स लेंगे कि हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते, लेकिन हम आपके लिए शरणार्थी कैंप बना सकते हैं। पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह और पप्पू सिंह करीब 2.5 वर्ष बाद पूर्णिया पहुंचे। इस दौरान पप्पू सिंह ने अपने आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि द कश्मीर फाइल्स झूठ का पुलंदा है। इस तरह के फिल्म बनाकर देश को मौजूदा सरकार आग में झोंकना चाहती है, जबकि कश्मीरी पंडित पर जब अत्याचार हो रहा था तो उस समय मौजूदा सरकार अपने नुमाइंदों को कश्मीर भेजा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में अशांति, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उन्होंने बिहार के परिदृश्य पर चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और मजदूर पलायन करने को मजबूर है। शराबबंदी पर बात करते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल है और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। हालांकि पप्पू सिंह ने कांग्रेस पार्टी को मौजूदा समय में कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी आज भले ही कमजोर स्थिति में है, लेकिन जनता के बल पर वह आगे मजबूत होगी। जनता का सहयोग अवश्य मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी की बात करते हुए पूर्व सांसद पप्पू सिंह ने कहा कि जहां एक तरफ भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्रिप्टो करेंसी को अवैध कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उस पर 30% टैक्स लगाया गया है, जो बिल्कुल अवैध है। अभी आने वाले समय में यहाँ विधान परिषद के लिए, MLC के लिए चुनाव होने वाला है और मेरे दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार दिया है। बहुत ही सुयोग्य उम्मीदवार हैं और मैं आप लोगों के माध्यम से मतदाताओं से गुजारिश करना चाहता हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मदद करें। हमारी पार्टी के लिए अभी कोई बहुत अच्छे दिन नहीं है। हम लोगों को हर तरफ से ये दबाव है कि हम अपने आप को बदलें, अपने आप को सुधारें। लोग लगे हुए हैं, वो होगा, लेकिन जनता का भी समर्थन चाहिए, लोगों का भी समर्थन चाहिए। पंक्ति में कहना हो तो मेरे समझ से देश की स्थिति भयावह है, हर दृष्टिकोण से भयावह है और ये समझ नहीं आता कि किस चीज़ को बोलूं और किस चीज़ को ना बोलूं। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आम जनता को संबोधित करते हुए उन्हें सामान्य मानवी कहते हैं। मैं भी कहना चाहूँगा कि हमारा सामान्य मानवी आज बड़े कष्ट में है। वो जिस भी उम्र का है, जिस भी दायित्व का निर्वहन कर रहा है, उसे कठिनाई हो रही है। अगर गृहिणी है तो महंगाई की मार झेल रही है, अगर विद्यार्थी है तो शिक्षा की पूरी व्यवस्था पूरे देश में और खास करके हमारे बिहार में चरमराई हुई। अगर शिक्षित नौजवानों की बात करें तो वो बेरोजगारी के कहर को झेल रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात जितनी कम की जाए उतना ये। अगर अपनी किसानों की बात करें तो जो आज कृषि क्षेत्र में परेशानियां हैं वो मेरे ख्याल कभी नहीं हुआ होगा। मज़दूरों की बात करें तो मज़दूरों को अब यही नहीं मालूम कि वो कहाँ जाएं, कहाँ काम करें और कितने दिन वो वहाँ रह सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस 6-5 में अपने घर में ही हैं और घर में बड़े कष्ट में हैं। और ये सारी चीज़ें तब उजागर हुई जब उत्तर प्रदेश में इस चुनाव के दरमियान बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे आपके जैसे टीवी चैनल्स ने और भी लोगों ने बहुत लोगों की इंटरव्यू के माध्यम से हम लोगों तक जानकारी पहुंचाई। तो ये दिखा कि सच में
कितनी ज़्यादा परेशानी लोगों के बीच में है, वो अलग बात है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत गई, बधाई हो उनको, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हुई। और इससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि सरकार के पास, केंद्र की सरकार के पास सिवा जुमलाबाजी के कोई भी ठोस नीति या कदम जो वो उठा सकती है, ये दिखता नहीं। उदाहरण के तौर पे अगर बेरोजगारी का मसले को उठा लें तो हर केंद्र सरकार का मंत्री ये कहता है कि आने वाले दिनों में हम इतने लाख रिक्त पदों पे लोगों को नियुक्त कर लेंगे। मेरा प्रश्न है कि उन रिक्त पदों में नियुक्ति होने के बाद अगले वर्ष क्या होगा? उन विद्यार्थियों का क्या होगा जो आज विद्यार्थी हैं और वो कल शिक्षित बेरोजगार होकर रोजगार की बाजार में जाएंगे? फिर तो रिक्त नहीं होंगी स्थानें। ये जो बिहार में होड़ लगी थी 2020 में कि तेजस्वी जी कह रहे थे मैं 10 लाख नौकरी दूंगा और सुशील मोदी जी कह रहे थे मैं 19 लाख नौकरी दूंगा। दिया 19 लाख में से 19,000 भी नहीं, लेकिन मान लीजिए वो 19 लाख नौकरी उन्होंने दे भी दी होती, अगले वर्ष क्या करते? सरकार के पास कौन सी योजना है, कौन सी नीति है, कहाँ भर्ती करेंगे इनको? तो शायद इन्होंने ये सोच रखा है कि सच में लोगों से पकोड़ा ही तलवाएंगे, और तो कोई मुझे रास्ता इनके पास दिखता नहीं है, कोई योजना ही नहीं दिखती। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी कंपनियां थी, उनको ये धीरे धीरे करके बेच रहे हैं। और ये प्रहार मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आपके पाठकों को बताना चाहता हूँ, ये दरअसल प्रहार आरक्षण पे है। क्योंकि जब आप रोजगार देने के लायक रहेंगे ही नहीं, आपके पास रोजगार देने के लिए जगह बचेगा ही नहीं, तो आप आरक्षण का लाभ किसको और कैसे पहुंचाएंगे? तो जो आरएसएस के प्रमुख ने एक विधानसभा चुनाव के पहले कह दिया था और हंगामा हुआ था, वो बात कहीं ना कहीं सच है कि इनकी नीति ये दिखलाती है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब नौकरी देने के लिए आए थे वो नहीं रहेंगे तो रिजर्वेशन कहाँ? मैंने इनसे प्रश्न पूछा था जब मैं सांसद था कि अमेरिका में रिजर्वेशन नहीं होता, वहाँ एफर्मेटिव एक्शन नाम की चीज़ होती है। उद्देश्य वही होता है कि कमज़ोर लोगों को कुछ सहारा मिले। लेकिन क्या भारत की सरकार निजी क्षेत्र में भी एफर्मेटिव एक्शन के लिए सोच रही है? क्योंकि उससे विद्वेष पैदा नहीं होता समाज में। क्या कंपनियों को ये कहा जा सकता है कि अपने इतने लोगों में से कुछ ऐसे लोगों को भी ले लो? उसे एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। मुझे तब भी उत्तर नहीं मिला था, और ये सरकार को तो मुझे लगता है कि एफर्मेटिव एक्शन क्या है ये समझ में भी नहीं आएगा। ये सरकार क्या कर रही है, क्या कह रही है? बिहार में शराब बंद है, हम सब जानते हैं, उसका नतीजा क्या है वो अलग बात है। लेकिन जब शराब बंद है तो क्या नीतीश कुमार जी उस पर टैक्स ले सकते हैं? जो चीज पे प्रतिबंध है उस पे टैक्स लेने की बात कैसे हो सकती है? और ये हिंदुस्तान के संसद में खड़े होके हमारी आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में कहा कि हम क्रिप्टो करेंसी, जो नए दुनिया की, नए युग की करेंसी है, पैसे हैं, बहुत लोग आप में से जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, किसी और दिन अनौपचारिक ढंग से वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन उस पैसे पे
हम 30% टैक्स लेंगे, लेकिन उसी सांस में कहा कि इसका ये मतलब नहीं कि ये वैध है, ये हिंदुस्तान में अवैध है। तो हम लोगों ने अपना सर पकड़ लिया कि जो चीज़ अवैध है, जो चीज़ गैर कानूनी है, उस पर सरकार टैक्स कैसे ले सकती है? नीतीश कुमार जी, शराब पर बिहार में टैक्स कैसे लग सकता है? शराब तो बंद है, शराब तो गैर कानूनी है। तो ये सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है? आप सब ने वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर। हमारे मंत्री कहने को यूक्रेन गए थे अपने बच्चों को लाने के लिए, लेकिन किस तरह से पड़ोसी देशों के अधिकारियों ने हमारे मंत्रियों के साथ बर्ताव किया, पूरा देश शर्मसार हुआ, क्योंकि ये वहाँ बच्चों को बचाने के बजाय मोदी जी के नारे लगवाना चाह रहे थे। भारतीय वायुसेना के जहाज में जो हमारे बच्चे आए, तो दिल्ली पहुंचने के बाद कहा गया भारत माता की जय, तो उन्होंने कहा भारत माता की जय। फिर वो चिड़िया उड़, तोता उड़ के साथ चूहा भी उड़ने लगता है, वैसे ही इन्होंने कह दिया मोदी जी जिंदाबाद। बच्चे चुप हो गए, बच्चे उसमें फंसे नहीं। भारतीय वायुसेना के अवकाश प्राप्त अफसरों ने कहा ये हो गया सो हो गया, अब दोबारा नहीं होना चाहिए। भारतीय वायुसेना के जहाज में नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, और अगर होगी भी तो भारत माता की जय के सिवा और कोई नारे नहीं लगने चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा ये भगवान जाने। वैसे ही जैसे समाज में तनाव कम था, पैसे देके विवेक अग्निहोत्री से एक फिल्म बनवा लिया, कश्मीर फाइल्स, जो झूठ का पुलिंदा है, वो झूठ का फाइल है, लेकिन चलिए वो सत्य है। जरा ये जवाब देंगे केंद्र के हमारे बड़े करीबी मित्र अनुराग ठाकुर जी हैं, अभी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। मेरा उनसे सवाल है कि 1990 में सरकार किसकी थी केंद्र में? वीपी सिंह की सरकार थी, और किसके दम पे टिकी हुई थी? भारतीय जनता पार्टी के दम पे टिके हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कौन थे उसमें? श्री लालकृष्ण आडवाणी जी थे। तो अगर कश्मीरी पंडितों के साथ ये अत्याचार हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को गिराया क्यों नहीं? और उस समय, जिस समय ये पंडितों के साथ हो रहा था, तो कश्मीर का गवर्नर कौन था? जगमोहन जी थे। किसके द्वारा भेजे गए थे? बीजेपी के नुमाइंदे थे। और उन्होंने क्या कहा कश्मीरी पंडितों से, जो ऑफिस के रिकॉर्ड पे है, कि हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते, लेकिन हम आपके लिए शरणार्थी कैंप बना सकते हैं। और वो लोग आज कश्मीर फाइल के झूठ के बुलंदों को दिखाकर हमारे समाज में उन्माद पैदा करना चाहते हैं। कहाँ ले जाना चाहते हैं? एक केंद्रीय मंत्री एक मामूली चुनाव में कहे कि देश के गद्दारों के साथ ये करो। हरिद्वार में एक धर्म संसद हो जहां खुले मन से कहा जाए कि एक समुदाय के लोगों को मारो। दिल्ली में दंगे करा दिए जाएं। सीए कानून के खिलाफ लोग बोले तो आप वहां जाके गोली चलवा दीजिए। अब आप कश्मीर फाइल दिखाइए। तो फिर मेरा तो सुझाव होगा भारतीय जनता पार्टी को कि वो मुंगेर में जो ये अवैध असले बनते हैं, पैसों की बीजेपी को कमी है नहीं, जाके वहाँ दे दे 2-4-500 करोड़ रुपए। उनको कहे कि भाई ये अवैध असला अब बना के लोगों तक भेज दो, क्योंकि जब यही कराना है, आपस में ये लड़ाई करवानी है, तो वो भी मंशा पूरा कर ले। लेकिन भारत की जनता इतनी बुद्धिमान है, इतनी अक्लमंद है कि वो इन सब चीज़ों के बीचों बीच देखेगी कि उसको क्या करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस काम के लिए मेरे जैसा व्यक्ति भी 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक था,
बहुत निराशा होती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है निराशा बढ़ती चली जाती है कि जाना किसी जगह था, चले गए कहीं। आज हिंदुस्तान के चारों बगल देखिए, नेपाल हमें आग दिखा रहा है। नेपाल सिक्के बना रहा है जिसमें भारत की ज़मीन को अपना ज़मीन दिखलाकर उसे बांट रहा है और हम चुप हैं। भूटान जो हमारे साथ उसकी संधि है वो चीन से बात कर रहा है। चीन हमारे अंदर घुसकर बैठा हुआ है। म्यांमार हमसे बात करने को तैयार नहीं। श्रीलंका हमसे बात करने को तैयार नहीं। यहां तक कि मालदीव्स और मॉरिशस में हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज बनी हुई है। बांग्लादेश में जब से मोदी जी गए बंगाल के चुनाव के बाद से हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा शुरू हुई, आज तक वो हिंसा भड़क रही। हम अपने चारों बगल दुश्मनों से ही घिरे हुए हैं और हम कहते हैं कि हमने विदेशों में अपना नाम कमाया। जो नीति यूक्रेन में रूस के प्रति अपनाया वो समझ के परे, और अमेरिका को बाध्य होने के कहना पड़ा कि हिंदुस्तान की नीति कुछ बड़ी ढूलमुल सी लग रही। अरे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, कौन गलत कौन सही आप मत बोलिए, लेकिन रूस से कहिए तो कि ये गलत है, आप रुक जाए। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से केंद्र सरकार हमारी विफल है। एक चीज़ में उसे सफलता और महारत हासिल है, वो ऐन प्रकारेण चुनाव जीतती है और जीतती चली जाएगी। और इसमें मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी, हम लोग उस तरह से अपने आप को अभी तक मजबूत नहीं कर पाए हैं कि हम चुनौती दे सकें, लेकिन आने वाले भविष्य में हम उस कमी को भी दूर करेंगे। बिहार की सरकार की तो बात, क्योंकि संवैधानिक पद पे हमारे आदरणीय नीतीश जी बैठे हैं इसलिए वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कौन सरकार चला रहा है, किस उद्देश्य से चला रहा है, ये भगवान जाने। मैं आज यहाँ करीब 12 बजे पहुँचा हूँ और मुझे सुनकर तब से लेके अब तक घबराहट महसूस हो रहा है। गांव दर गांव के लोग आकर जो वहाँ के नौजवानों की हाल बतला रहे हैं कि कौन कौन से नशीले पदार्थ, किस किस तरह के नशीले पदार्थों का वो सेवन कर रहे हैं। एक व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति ने आके कहा कि उनके गांव में कुछ नौजवान पागल हो गए ऐसी चीज़ों के सेवन से। तो अवैध शराब से लोग मर रहे हैं, नौजवान कुछ का कुछ इस्तेमाल कर रहा है, पुलिस 24 घंटे उसी काम में लगी हुई है। तो नीतीश जी, आप बांध क्यों नहीं लेते कि शराबबंदी का ये मॉडल पूरी तरह से फेल है, क्योंकि आपने सिवा एक नए माफिया को जन्म देके उसका निर्माण किया है, इसके सिवा आपने कुछ नहीं किया। सरकार को जो ज़रूरत थी हज़ारों करोड़ रुपयों की राजस्व वो भी खोया, हम नौजवानों को भी खो रहे हैं, हम लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, लेकिन आप जिद पे अड़े हुए हैं कि हम शराबबंदी नहीं हटाएंगे क्योंकि इससे बहुत लाभ हो रहा है। किसको लाभ हो रहा है? एक नंबर अन्य मार्ग को लाभ हो रहा होगा तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बिहार की जनता को लाभ नहीं हो रहा है। और बाकी चीज़ों की तो बात ही नहीं है। अगर शिक्षा की बात कर लीजिए तो शिक्षक मुंह घुमा लेता है, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए तो सिविल सर्जन उधर देखने लगते हैं, कानून व्यवस्था की बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। खुले तौर पे यहाँ दिन दहाड़े लोग मरते हैं, मारे जाते हैं। बड़ी ही भयावह स्थिति दोनों जगह, मेरे प्रदेश में भी और हमारे देश में भी कायम है।
मैं आशा करता हूं कि दोनों जगह की सरकारें जल्द अपने नींद से जागेंगी और उससे ज़्यादा अब समय आ गया है कि अंधभक्त थोड़ा सा आँख खोल लें, थोड़ा सा अपने अगल बगल देख लें। 70 रुपए का तेल हुआ करता था तो हमारी आदरणीय स्मृति ईरानी जी रोड पर निकलकर बहुत हंगामा करती थी। एक बार तो सिलेंडर सर पे लेके नाच भी रही थी। अब वही तेल, वही डीजल, वही लोग, वही आमदनी, वही सब कुछ, कहाँ का कहाँ आसमान छू रहा है भाव। मैंने तो लोगों को ये कहते सुना है कि छोड़ो, मोटरसाइकिल पे नहीं पैदल चले जाएंगे, घर में सब्जी तलेंगे कि नहीं तलेंगे, सरसों का तेल 250 रुपये किलो कैसे खरीदेंगे। ये कब रुकेगा, कब थमेगा? ये तब थमेगा जब ये जो महिमा मंडली होती है सरकारों की, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, वो थमेगी। जब प्रधानमंत्री जी को लोग साधारण व्यक्ति मानेंगे और जहां बिठा रखा है उससे नीचे करके उनसे 2 सवाल पूछेंगे, यह आवश्यक होगा। यही आदरणीय नीतीश जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और मैं पहली बार पूर्णिया का सांसद बना था, तो पूर्णिया तो जो आज जल रहा है इससे बहुत ज़्यादा जल रहा था। तो वो 12, 14, 16, 18 महीने में पूर्णिया शांत कैसे हो गया था? मैं और यहाँ के एसपी कोई AK-47 लेके बाहर थोड़ी घूम रहे थे सबको मारने के लिए, क्योंकि सरकार की संकल्प थी, यहाँ के जनप्रतिनिधि का संकल्प था, मेरा और मेरे राज्य सरकार दोनों का संकल्प था कि हम यहाँ अपराध नहीं होने देंगे। नहीं होता था। आज राज्य सरकार की वो संकल्प है कि जो हो रहा है वो होने दो, तो हो रहा है। और शायद यहाँ के जनप्रतिनिधि, मुझे मालूम नहीं, मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनको जितनी सजगता से, जितनी गंभीरता से इस बात को लेनी चाहिए शायद नहीं ले रहे होंगे। उनके अपने कारण होंगे, या लेने की कोशिश भी करते होंगे तो राज्य सरकार से रुकावट आती होगी उनको, मुझे नहीं मालूम। पक्ष की बहुत बड़ी भूमिका और बहुत बड़ी गलती भी है, परंतु ये दिक्कत विपक्ष की कम और मतदाताओं की ज़्यादा है। 1977 को अगर जयप्रकाश जी के समय को याद करें तो विपक्ष के पास कुछ नहीं था, लेकिन जनता के पास एक निर्णय था कि हम कांग्रेस की सरकार को, इंदिरा गांधी जी को हटाएंगे। उन्होंने हटाया, और आपको तो ज़रूर याद होगा कि इंदिरा जी राजनारायण जी से हार गई थी। इसलिए कौन मजबूत विपक्ष होनी चाहिए, मैं आपके साथ बिल्कुल हूँ, विपक्ष मजबूत होनी चाहिए। जनता को, और मैं जनता के सामने नतमस्तक हूँ, सदा रहूँगा, रहना ही है। अगर ज़्यादातर जनता को देश में जिस हालात से मुझे परेशानी हो रही है, जो मैंने बयां किया, अगर वो हालात पसंद हैं, फिर बदलाव का कहाँ प्रश्न है? मेरे कहने से बदलाव कैसे होगा? लेकिन 2 तरह की बात नहीं हो सकती। वही व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं बेरोजगार हूँ और परेशान हूँ और मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, और वही व्यक्ति कहे कि नहीं, मैं उस सरकार को जो स्थिति के लिए जिम्मेदार है उसको वोट भी दे रहा हूँ। ये दोनों बातों में अंतर्द्वंद है। 2022 की भी तैयारी है, 23 की, 24 की, 25 की। जब तक जीवित हूँ मैं तो पूर्णिया में हूँ, और पूर्णिया में चुनाव लड़ूँ ना लड़ूँ वो अलग बात है, लेकिन पूर्णिया के सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से रहूँगा, ये तो मेरी प्रतिबद्धता। मेरे ख्याल मेरे सारे प्रेस के मित्र जानते होंगे कि ये मेरी प्रतिबद्धता है कि मैं यहीं हूँ, आपके बीच हूँ, और जहाँ तक संभव होगा मैं करता रहूँगा। वीआईपी के 3 विधायक वीआईपी में क्यों थे मुझे मालूम नहीं। वीआईपी तो खुद ही बीजेपी का हिस्सा थी, अब आपस में कोई लड़ाई चले हुई, ये तो आना जाना चलता रहेगा। ये इसमें
न लेने वालों को कोई बहुत ज़्यादा तथ्य और कारण की ज़रूरत होती है, ना जाने वालों को। ये जाने आने का सिलसिला तो चलता रहेगा।